हेलो बच्चों, अगर हम लोग बात करें आज के लेक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल दिया था उसमें हम लोगों ने डिफरेंट उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे और हम लोगों ने हाइब्रिड बनाई थी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अब इस जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, अगर वो आपको दिए हैं और आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा मोर स्टेबल है कौन सा हमारा लेस स्टेबल है, तो उसको उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास कुछ पॉइंट होते हैं जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि मान लो हमारे पास हम लोगों ने किसी भी मॉलिक्यूल की डिफरेंट RS बनाई हैं। अगर हम लोग बात करें कि मान लो एक मॉलिक्यूल कि एक RS में कोई भी चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, और एक हमारे पास चार्ज RS है, तो आप क्या करोगे, जो अनचार्ज RS है वो क्या रहेगी, मोर स्टेबल रहेगी एज कंपेयर टू चार्ज। क्योंकि चार्ज आएगा तो चार्ज की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, दूसरे मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो जब भी हमारे पास एक RS में चार्ज है, नेट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक के पास कोई भी चार्ज नहीं, मतलब कोई भी एटम कोई सा भी चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, और दूसरी RS है, मान लो एटम के पास चार्ज आ रहे हैं किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव, भले ही नेट चार्ज कुछ भी रहे, अगर उस मॉलिक्यूल उस RS में अगर चार्ज है तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा किसके कंपेयर में, जो अनचार्ज RS है। मतलब अनचार्ज मतलब किसी भी एटम पे चार्ज नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, अनचार्ज RS इज मोर स्टेबल देन चार्ज RS। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मान लो कि अब RS में चार्ज आ गए, मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग चेक करेंगे कि हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। अगर मान लो एक चार्ज RS ऐसी है जिसमें सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और एक ऐसी है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो मॉलिक्यूल या जो RS में ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो मोर स्टेबल हो जाएगी एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि अगर मान लो मॉलिक्यूल या RS के पास चार्ज है तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज RS में क्या चेक करेंगे हम लोग, सभी एटम का ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो हमारी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एज कंपेयर टू अनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसमें कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगी, हम लोग बात करेंगे, बस ये लिखा रहता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ज़्यादा रहेंगे। जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उसमें कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, कम होंगे। हम लोग बात करेंगे कैसे कम ज़्यादा रहती। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, मान लो अगर थर्ड पॉइंट मान लो हमारे पास कोई चार्ज RS है। अब मान लो कि ऐसा हो गया कि एक में अब चार्ज RS तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे हैं। अगर आपसे पूछा कि पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा और नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, तो आप तुरंत बोल दोगे सर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करने की, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर मान लो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज पकड़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो किस टाइप के एटम पे। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज किस में होना चाहिए बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज इजीली कैरी कर सकता है। तो हम लोग क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली कैरी कर सकता है। हम लोग क्या बोलेंगे कि ऐसे ही RS जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है और पॉजिटिव चार्ज किस पे है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए उसके पास, और अगर हम वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को देंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू अगर आपने नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे दो और अगर आप पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे दो तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या बात कर ली कि ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज हमारा नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा। अगर इसका अपोजिट हो गया तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ये हम लोगों ने बात कर ली। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे कि मान लो सब कुछ सही चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे सब कुछ सेम चल रहा था। अब हम लोग क्या करें, एक हमारे पास जो लास्ट पॉइंट रहता है, लास्ट पॉइंट क्या रहता है बच्चों कि अगर मान लो कि इससे भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, मान लो दोनों RS में नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो फिर आप कैसे कंपेयर करोगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज सेपरेशन। अब आप खुद बोलो कि अगर दो सेम चार्ज को अगर आप पास पास रखोगे तो क्या होगा, उनमें रिपल्सन रहेगा तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप ऐसे ही याद रखना कि अगर मान लो कि लाइक चार्ज अगर पास पास है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, और अनलाइक चार्ज अगर पास पास है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो लाइक चार्ज सेपरेटेड होना चाहिए और अनलाइक चार्ज में क्या होना चाहिए, हमारे पास पास होना चाहिए। तो सॉरी, लाइक चार्ज हमारे सेपरेटेड होना चाहिए और अनलाइक चार्ज क्या होना चाहिए, उनमें लेस सेपरेशन, यहाँ पर सेपरेशन कम होना चाहिए। तो इन पॉइंटों को हम याद
ध्यान रखेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस कॉमन सेंस टाइप के, तो बस ऐसे आप ध्यान रखो कि इन पॉइंटों को हम लोग ध्यान रखेंगे और क्या करेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, आरएस की स्टेबिलिटी पे हम लोग कमेंट कर रहे होंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, लाइक अनलाइक, सॉरी पहला पॉइंट क्या है, चार्ज अनचार्ज। हमारा जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब जो न्यूट्रल अनचार्ज मॉलिक्यूल रहेगा वो मोर स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू चार्ज। उसके बाद हम लोग ऑक्टेट देखेंगे, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और इस वाली कंडीशन से नहीं हो रहा है, अगर सेम सेम टाइप का मतलब हम लास्ट में हम लोग क्या देंगे, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन कब देखते हैं बच्चों, हम लोग लास्ट में देखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो लाइक चार्ज क्या होना चाहिए, दूर दूर होना चाहिए, और लाइक चार्ज पास होना चाहिए, ज़्यादा स्टेबल हो जाए। एक और कंडीशन रहती है बच्चों, मान लो एक और हमारे पास कंडीशन रहती है, मान लो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ गया और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ये जो केस रहता है ये क्या रहता है हमारा, हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल मतलब इस टाइप की आरएस हमारी बहुत कम एग्जिस्ट करती है। मतलब हाईली अनस्टेबल मतलब बहुत ही कम, ये बहुत कम ऐसा होगा कि ये एग्जिस्ट करेगी, मतलब ये हाईली अनस्टेबल। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखने के लिए हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, कि जब भी इस टाइप का हो जाए कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को दे दिया और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है मतलब वैसे ही उसकी वैलेंसी, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव और दे दिया, तो वैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था और पॉजिटिव और दे दिया, तो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। और इस टाइप की कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पाप। क्या बोलेंगे बच्चों, पाप। पाप हो गया। तो ये पाप हम कभी नहीं करेंगे। अगर पाप कहीं हो रहा है मतलब ये हाईली अनस्टेबल, तो पाप हम कब बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये याद रखना बेटा, विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये हाईली अनस्टेबल, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो ये हमारी बहुत सारी जगह ये पॉइंट लगाने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, पता चल जाता है। तो बच्चों ये पॉइंट आपको याद रखने, और इन पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा उसके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आरएस हमें दिए रहेंगे और आपसे बोलेंगे इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करो, तो हम इन पॉइंट के थ्रू हम लोग अरेंज कर रहे होंगे। जैसे मान लो एग्जांपल मैं करता हूं यहां पे, मान लो हमारे पास देखो, जब भी आपसे स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो क्या होगा, आपको एक मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट आरएस दिए रहेंगे, बस आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना पड़ेगा, या फिर कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है ये आपको कमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, एक ये दिया हुआ है इसका A, इसकी एक और आरएस उन्होंने बना के दे दी CH3 CO, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा दिया, ये दिए हुए हैं बने बनाए नेगेटिव पॉजिटिव NH2, ये B वाला दिया हुआ है, एक और आपको बना के दे दिया उन्होंने। अब क्या किया उन्होंने, O नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव ऐसा दे दिया, ये C दे दिया उन्होंने। चलो एक और उन्होंने दे दिया D, यहाँ देना, ध्यान देना, CH3 CO यहाँ पॉजिटिव कर दिया, यहाँ नेगेटिव कर दिया, NH2 ये D हो गए। ये हमारे पास ABCD दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये हमारे पास 4 आरएस आपको दी हुई, ये बने बनाए क्वेश्चन में दिए रहेंगे। बस आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले पॉइंट क्या था हमारे पास, चार्ज आरएस और अनचार्ज आरएस। देखो ये जो ए वाले के पास कोई चार्ज नहीं है, बी के पास भी चार्ज है, सी वाले के पास भी चार्ज है और डी वाले की भी चार्ज है। तुरंत क्या करोगे आप, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि ये क्या है बच्चों हमारा अनचार्ज्ड, कोई भी एटम कोई भी चार्ज मौजूद अनचार्ज। अब ये सभी के सभी क्या है बच्चों, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, हमारे चार्ज आरएस हैं,
चार्ज है, इसके पास भी चार्ज, इसके पास भी चार्ज। अब जैसे ही हमें चार्ज RS मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक एटम का ऑक्टेट चेक करने जाएंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ गया, इस वाले कार्बन से पूछा कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, तो ये कार्बन क्या बोलेगा बच्चों कि मेरे 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना है, एक कार्बन से बना है, मतलब ये ओके है। इसका ऑक्टेट क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, देखो 3 हाइड्रोजन लगे और ये कार्बन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जैसे ही मैं ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन से पूछा कि भाई ऑक्सीजन बताओ आपका ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब जाके चेक करना पड़ेगा कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब चेक कैसे करोगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव मतलब क्या होगा, वैलेंसी सेल से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो वैलेंसी सेल कितने होते हैं ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के होते हैं वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और 1 नेगेटिव आ गया 7। 7 में से 1 कहां चला गया बच्चों, 1 बॉन्डिंग में गया। 1 बॉन्डिंग में गया तो कितने लॉन पेयर बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर, 3 लॉन पेयर आ जाएंगे ना इसके पास। 3 लॉन पेयर मतलब 2 4 6 8, मतलब ऑक्सीजन भी ओके, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब मैं इस वाले कार्बन के पास गया, इस वाले कार्बन के पास में गया, तो इस वाले कार्बन से पूछा भाई ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, तो वो दिख ही रहा है हमें, 1 2 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और आप ये ध्यान रखना, जब भी कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है मतलब कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और अगर मैं बात करूं, इस नाइट्रोजन के पास गया, इस नाइट्रोजन पे क्या होगा, 1 लॉन पेयर होगा, क्योंकि 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते, 5 में से 3 शेयर होगा, 1 लॉन पेयर। तो देखो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन 1 लॉन पेयर, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर मैं बी वाले ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करूं बच्चों, तो बी वाला क्या है हमारा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अगर मैं ऐसे ही इसके पास पहुंचा, इस वाले के पास, तो इस वाले से पूछा कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। देखो स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन करोगे तो प्रॉब्लम होगी थोड़े ऑक्टेट चेक करने नहीं करने में, बस आप जो आपको बता रहा है वैसे कर जाओ, एक बार आप सीख जाओगे तो अपने आप आपको दिखने लगे। इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए। इस ऑक्सीजन के पास कितने, 3 लॉन पेयर हैं, अभी बताया यहाँ पे 3 लॉन पेयर, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन के पास गए, इस कार्बन ने भी 1 2 3 4 हो गए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब इस नाइट्रोजन के पास गए, नाइट्रोजन के पास क्या, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब वैलेंसी से 1 कम, वैलेंसी से कम, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बचे। 4 में से क्या किया, 4 ने 4 बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ने 4 बॉन्ड बना लिए, मतलब ये क्या हो गया, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, लेकिन इसके पास क्या है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट क्यों, क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बनाया हुए। तो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का हम बोल सकते हैं ऑक्टेट क्या हो गया बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट। अब मैं इसके पास आ रहा हूं, डी के पास, डी वाले के पास पहुंचे। अब डी के पास मैं जैसे ही पहुंचा, तो डी के पास क्या है, अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन के 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वैलेंसी से 1 कम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 बॉन्डिंग में गया, कितने बचे, 4, 4 मतलब 2 लॉन पेयर। देखो 2 लॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं है उस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। अगर इस कार्बन की बात करूं, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव मतलब वैलेंसी से 1 ज्यादा, वैलेंसी से 1 ज्यादा मतलब 5, 5 में से 3 बॉन्डिंग में गए, 1 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर 3 बॉन्ड, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही इस नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास 1 लॉन पेयर आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने, 5 वैलेंसी, 5 में से 3 बॉन्डिंग में गए, 1 लॉन पेयर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें ये भी क्या हो गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो तुरंत ए तो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों हो, क्योंकि ऑक्टेट अनचार्ज है। अब उसके बाद करूं बी, सी और डी, बी और डी में ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और ये ऑक्टेट कंप्लीट, तुरंत क्या बोल देंगे, सी वाला बोल देंगे। सी वाला क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये हमारा अनचार्ज था, ये ऑक्टेट कंप्लीट था। अब सी, बी और डी में हमारी लड़ाई चल रही है, किसको हम ज्यादा स्टेबल बोले। अभी आपको बताया था बेटा कि दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों की सेम चीज आ गई। अब हम लोग क्या देंगे, थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और नेगेटिव चार्ज किस में होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और इस पे हो क्या रहा है, आप चार्ज सेपरेशन नहीं देखना, चार्ज सेपरेशन लास्ट वाला पॉइंट है, जब कोई हमारा आंसर नहीं निकाल पाए तो हम चार्ज सेपरेशन पे जाएं। इसका देखो यहां पे देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन किस पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और नेगेटिव चार्ज किस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। और अगर हम इसकी बात करें तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज किस पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और ऑक्टेट इनकम्प्लीट भी है। मतलब ये कौन सी कंडीशन होगा, ये आप बोल सकते हो सर ये तो पाप वाली कंडीशन हो रही।
पाप वाली कंडीशन हो गई, ये पाप वाली कंडीशन हो गई, और ये पाप वाली कंडीशन हुई मतलब ये सबसे अनस्टेबल हो जाएगा। और ऐसे भी आप देख सकते हो, अब ये नहीं बोलना कि सर नाइट्रोजन भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ये डाउट आता है कि सर नाइट्रोजन भी तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी पाप वाली कंडीशन है। बेटा ये पाप वाली कंडीशन क्या होती है? विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है लेकिन उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो अनस्टेबल नहीं माना जाएगा। आया समझ में? पाप वाली कंडीशन कब आएगी बेटा? जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ जाए। तो ये ऐसे भी आप देख लो कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव। भाई इसकी टेंडेंसी क्या? इलेक्ट्रॉन लेने की, और उससे को आपने पॉजिटिव चार्ज पकड़ा दिया, उससे इलेक्ट्रॉन आपने ले लिए पॉजिटिव बना दिया, तो अनस्टेबल हो जाएगा। सब फिर क्या आएगा हमारे पास? बी, सबसे कम डी, ये स्टेबिलिटी का। ये क्या है हमारा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। लेकिन ये कंडीशन कौन सी हो गई? पाप वाली हो गई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारा क्या कैरी कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कंडीशन हो गई। तो ऐसे हम लोग स्टेबिलिटी को चेक कर रहे होंगे, तो बहुत आसान रहेगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर आपको दिए रहेंगे, बस आपको कंपेयर करना पड़ता है कौन सा रहेगा। अब देखो यहां पे, अब अगर मैं बात करूं बच्चों, अच्छा ये बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ए वाला। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास है? देखो जितना ज्यादा स्टेबल उतनी कम उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आपको बताई थी कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तभी तो हम बोलते हैं कि स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही कम वो रिएक्टिव रहेगा। रिएक्टिव कम क्यों रहेगा? क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं बेटा कि यहां पे हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी, हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। कि रिएक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ही कम उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उतनी ही कम उसकी रिएक्टिविटी। अब मैं मान लो आपसे बोल दिया कि मान लो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है और ये डिफरेंट आरएस दिए हुए हैं। जल्दी जल्दी तो कि सबसे नीचे कौन सा आरएस आएगा? सबसे, जैसे मान लो आपको बोल दिया एक, ये एक इस 4 आरएस हैं, ये आरएस हो गया, ये दूसरा आरएस हो गया, एक और आरएस हो गया, ये एक और आरएस हो गया। तो सबसे कम, सबसे नीचे कौन सा रहेगा? सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी वाला आरएस कौन सा रहेगा? ए वाला। तो ये कौन सा हो जाएगा? आरएस ए वाला बन जाएगा। ये बी, और उसके बाद कौन सा है? सी। तो ये कौन सा रहेगा बच्चों? ये सी वाला आरएस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। उससे कम स्टेबल कौन सा है? सी। और सी से कम कौन सा है? बी। तो फिर हमारा ये बी वाला रहेगा। और सबसे कम कौन सा रहेगा हमारे पास? डी वाला रहेगा। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। ये आर एस ए, आर एस सी, आर एस, मतलब यहाँ पे आप ये मॉलिक्यूल बनाए, मान लो यहाँ पे CH3 ऐसे कहीं बना के देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे बी वाला सी वाला बना दो। यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किसके पास रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी ए के पास, उससे ज़्यादा थोड़ी सी के पास, सी से ज़्यादा बी के पास, और बी से ज़्यादा डी। डी तो हमारा हाईली अनस्टेबल है, बहुत कम हमारा स्टेबल रहता है, मतलब ये बहुत कम एडजस्ट करेगा। तो हमारे पास हम लोग ऐसे, हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग जब भी हमारे पास कंपाउंड दिया रहेगा, कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो हम लोग ऐसे उन कंपाउंड की हम लोग स्टेबिलिटी हम लोग चेक कर रहे होंगे। तो एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे बच्चों? चार्ज और अनचार्ज। तो वही हमारा काम खत्म हो जाएगा। जो चार्ज वाला रहेगा वो अनस्टेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू अनचार्ज। और अगर चार्ज वाला आ गया तो फिर हम लोग ऑक्टेट की बात करेंगे, किसमें ऑक्टेट कंप्लीट, सब एटम का ऑक्टेट चेक करने जाओ। और कार्बन पे कभी भी अगर नेगेटिव आ गया मतलब ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, और कार्बन पे पॉजिटिव आ गया मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा। और ऐसे ही अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज प्लस माइनस करके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर देख लो, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करके आप ऑक्टेट चेक कर लो। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। चलो हम लोग अभी और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप इसको अच्छे से नोट करो और समझने की कोशिश करो। अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, फिर से दोबारा देखने की कोशिश करो, या फिर आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ये हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके लगभग हर बार कभी ना कभी हमें देखने को ये मिल जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ आरएस। ये हमारे पास डिफरेंट आरएस दिए हुए हैं कंपाउंड के। हम लोग क्या करना है यहाँ पे? ये आपको बने हुए दिए रहेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों? हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है।
सबसे पहले अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं, सेकंड एग्जांपल में देखो, अगर मैं बात करूं कि ए और बी मेरे पास दो डिफरेंट आरएस दी हुई है और यहाँ पे मुझे ये बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, मतलब स्टेबिलिटी कंपेयर करनी। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, चार्ज अनचार्ज। तो दोनों के, इसके पास भी चार्ज है इसके पास भी चार्ज है, देखो दोनों के दोनों हमारे पास चार्ज आरएस है, चार्ज आरएस हो गए। तो चार्ज और अनचार्ज वाला हमारा कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा, हम लोग आएंगे फिर सेकंड पॉइंट पे, हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। तो सबसे पहले हम पहले वाले के पास गए, पहले वाले के पास हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखो इसने चारों के चारों बॉन्ड बनाए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्डिंग में चले गए, 2 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर 2 बॉन्ड, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही इस कार्बन की बात करें, कार्बन पे नेगेटिव मतलब एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, मतलब 4 और 1 5 हो जाएंगे। 5 में से 3 बॉन्ड बनाएंगे, 2 बचे रहेंगे, 1 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर है इसके पास, मतलब 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन 1 लॉन पेयर, मतलब इस कार्बन का भी ऑक्टेट, मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या है बच्चों, कंप्लीट है। ऐसे ही हम इस वाले के पास गए, इस वाले कार्बन, इस वाले एटम से पूछा कार्बन से, कार्बन के पास कितने हैं बेटा, 4, ऑक्टेट कंप्लीट। इस वाले के पास गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 1 बॉन्डिंग में गया, कितने बचे, 6, 6 मतलब 1 2 3। तो देखो 6 लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड के 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही इसके पास गए तो 4 बॉन्ड बना, इसका भी ऑक्टेट, अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बेटा दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए तो ऑक्टेट से भी हमें कहानी नहीं मिल रही। हम लोग फिर क्या देखेंगे कि मोर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इसमें क्या है, सिर्फ एक इस पे भी नेगेटिव है इसके भी। अभी बताओ कि इस पे नेगेटिव किस पे है, पहले वाले कंपाउंड पे ए वाले पे नेगेटिव किस पे है, कार्बन पे नेगेटिव है, और दूसरे वाले पे कौन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब अच्छा ये बताओ कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा कि कार्बन पे नेगेटिव। तो आपको लिखा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या, नेगेटिव चार्ज कैरी करना चाहिए। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इजीली इसको ज्यादा स्टेबल रखेगा एज कंपेयर टू दिस। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज किसमें होना चाहिए था बेटा, नेगेटिव चार्ज हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, ऑक्सीजन। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा बी हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। चलो एक और मैं आपसे बात डिस्कस कर रहा हूं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं। अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होती है, जितने भी हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, उन सबका ओवरऑल, हम बोलते हैं ना फ्लिपिंग बुक में बोलते हैं, सभी का एक साथ जो मूव जहां पे मूव कर रहे हैं, सबका एक साथ लेके मोशन लेके एक स्ट्रक्चर में डाल दो जहां पर भी, तो क्या हो जाती है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होता है बच्चों कि सभी मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, जितने भी आरएस रहते हैं सभी का कैरेक्टरिस्टिक रहता है। अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए क्या सभी आरएस का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, आप बताना कि जो हाइब्रिड हम लोग बनाते हैं हाइब्रिड में क्या लेते हैं, हम तो सभी का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, क्योंकि जहां जहां तक हमारे पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है पूरा का पूरा हम लोग डॉट डॉट से हाइब्रिड बना देते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप ये बताओ, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सेकंड ये है कि कंट्रीब्यूशन सबका बराबर बराबर रहेगा या फिर किसका कम किसका ज्यादा रहेगा, जल्दी सोचो आप। मेरे हिसाब से तो सभी का बराबर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबकी स्टेबिलिटी अलग अलग है। अब देखो जो जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, अब मान लो आपसे पूछा है कि ये जो मॉलिक्यूल है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ए और बी में, अब आप ही बताओ कि कौन सा स्टेबल ज़्यादा है, तो बी ज़्यादा स्टेबल है, तो बी में आपका ज़्यादा रहा होगा, और बी में ज़्यादा रहेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा मान लो कि ये 90% टाइम ये रह रहा है, 10% टाइम ये रह रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो क्या होगा कि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है। अब आप भी बताओ कि कोई भी मॉलिक्यूल जब स्ट्रक्चर फ्लक्चुएट करेगा, मतलब आरएस शो करेगा, तो आरएस में जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उस फॉर्म में ज़्यादा रहने की कोशिश करेगा, मतलब आपका ये बी वाला हमारा, मतलब ये मॉलिक्यूल बी वाले फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, इसमें थोड़ा कम जाएगा। तो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा मतलब उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा आपका स्टेबल आरएस रहेगा उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन किस में रहेगा, कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में ज्यादा रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो नोट बना के, मोर द स्टेबल ऑफ आरएस मोर द कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। ये भी आप बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नोट बना के आप लिख सकते हो, मोर द
स्टेबल RS मोर दी कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी जो हाइब्रिड बनेगी CH3COOCH2 ऐसी कुछ बन रही होगी, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव। आपसे ये पूछा है कि इस हाइब्रिड में कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला, क्योंकि इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। मतलब यहाँ पे ये इस वाले रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक, इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक इस हाइब्रिड में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। मतलब इसका जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक उस हाइब्रिड में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। आया समझ में? तो ये आप ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा आपका स्टेबल होता जाएगा उतने ज़्यादा क्या होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में बढ़ता जाएगा। मतलब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक उस हाइब्रिड में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, ये ध्यान रखना। आपको सोचो ना कि स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, मॉलिक्यूल उस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आ रहे होंगे। चलो ये वाला हो गया। तो बहुत सारे पॉइंट है जो मैं आपको इसके थ्रू आपके बताता जाऊंगा, वो आप ध्यान रखना। तो एक तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंट RS हमारी बनती है, उसमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन रहता है। जो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा रहेगा, स्टेबल रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा होगा और उसी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, उसका क्या यूज होगा, वो हम लोग अभी देखेंगे। पहले ये स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन कर ले। अब देखो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन में ABC हमारे पास डिफरेंट RS दिए हुए, डिफरेंट RS दिए हुए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए वाले में क्या है बेटा, ये आपको बने बनाए दिए रहेंगे। ए वाले में क्या है बच्चों, ए वाला हमारा क्या है, अनचार्ज। बी और सी क्या है बच्चों, बी और सी क्या है, हमारे पास चार्ज RS है। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। देखो इसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है। अब आती है चार्ज आ गया तो हम कहाँ पे जाएंगे, ऑक्टेट पे। ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऑक्टेट कंप्लीट पे देखो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन पे पॉजिटिव आपको बताया था, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और यहाँ पे कार्बन पे ये तो सब ऑक्टेट कंप्लीट होंगे, कार्बन न्यूट्रल है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, 1 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन 8, इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है। ऐसे ही कार्बन पे नेगेटिव मतलब लोन पेयर मतलब ये भी ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अगर इसकी बात करें तो इसका कंप्लीट है, इसका कंप्लीट है, इसका इनकम्प्लीट है और इसका क्या है, कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक लोन पेयर। इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। दोनों के ऑक्टेट क्या है बच्चों, दोनों के इनकम्प्लीट है। अब हम क्या देखेंगे, जैसे ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट लिए तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि भाई पॉजिटिव किस पे होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और नेगेटिव किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, सेम टाइप का। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। तो हम लोग ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोई हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है वो हेल्प करेगा। लाइक चार्ज में क्या होना चाहिए, सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए, और अनलाइक चार्ज में क्या होना चाहिए, सेपरेशन कम। जितना कम अनलाइक, और ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे क्या है बेटा, अनलाइक चार्ज है। जितने पास रहेंगे उतने ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा, तो उतना ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी आ रही होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। दोनों में हम लोग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ पर ही पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन कैरी कर रहा है, यहाँ पर ही पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन ही कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव कार्बन, और यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव। आया समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम लोग फिर किस पे जाएंगे, चार्ज सेपरेशन। इसमें सेपरेशन ज़्यादा है, इसमें सेपरेशन कम है, और ये कैसे हमारे पास, अनलाइक चार्ज। और लाइक चार्ज में सेपरेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो लाइक चार्जेस क्या होना, अनलाइक चार्जेस में सेपरेशन कम, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ए रहेगा कोई, उसके बाद क्या आएगा सी, उसके बाद क्या आएगा बी। सिंपल सा रूल रहता है, किसी में भी लगा दो। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा हाइब्रिड में, ए का, उसके बाद सी का, उसके बाद बी का सबसे कम कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है ए और बी।
देखो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इसका भी ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, यहां पर भी 3 लोन पेयर बन जाएंगे बनाओगे तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऐसे इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, सबका कंप्लीट है। सब कुछ सेम आ रहा है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, चार्ज कोई सेपरेशन की बात चल ही नहीं रही। देखो अगर हम लोग बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये दोनों स्ट्रक्चर तो हमारे सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं। कार्बन देखो CH3 CH3 डबल बॉन्डेड, इस सेकंड वाला कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन नेगेटिव, सेम टाइप के। और ये पूरे के पूरे देखो सब कुछ सेम मिल रहा है, मतलब इनको हम लोग क्या बोल देंगे, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जब सब कुछ सेम आ जाए, स्टेबिलिटी दोनों की बराबर आ जाए, सेम टाइप की सिमिलर टाइप की स्ट्रक्चर बन जाए तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट आरएस। इक्विवेलेंट आरएस कौन सी होती है, जिनकी क्या होती है, सेम एनर्जी या फिर सिमिलर टाइप के। सिमिलर मतलब सेम हो। देखो ये CH3 ये CH3, ये CH3 हो गया बच्चों, ये CH3 ये CH3। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले कार्बन पे गए, सेकंड वाले कार्बन पे क्या हो गए, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, O नेगेटिव सिमिलर हो गया। तो ये क्या होगा, सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर हो गए। तो हम लोग जब भी हमारे पास, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट आरएस। इक्विवेलेंट आरएस क्या होते हैं, जिनकी एनर्जी सेम हो, सब कुछ सेम टाइप का चल रहा, तो उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, A = B, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। मतलब दोनों में बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन रहेगा। मतलब 50%, दो स्ट्रक्चर हैं तो 50% ये रहेगा, 50% मतलब 50%, मतलब आधे टाइम इसमें रहेगा, आधे टाइम इसमें रहेगा। जब भी मॉलिक्यूल फ्लक्चुएट करेगा, जब भी डिफरेंट आरएस बनाएगा, तो जितना कंट्रीब्यूशन इसका रहेगा उतना ही कंट्रीब्यूशन ये रहेगा। और दो है तो 50% इसका हो जाएगा, 50% ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। जब भी इक्विवेलेंट आरएस होंगी बेटा, तो दोनों जितनी भी इक्विवेलेंट आरएस बन रही हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, बराबर होगा। इन क्वेश्चन में बात करें, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा कर रहा होगा, ए कर रहा होगा, बी और सी का कंट्रीब्यूशन कम होगा। लेकिन यहाँ पे ए और बी क्या है, हमारे इक्विवेलेंट आरएस है। तो इक्विवेलेंट आरएस किसे बोलते हैं बेटा, ये हर जगह एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्या होती है इक्विवेलेंट, बस लिख देते हैं इक्विवेलेंट आरएस। इक्विवेलेंट आरएस मतलब क्या होगा बच्चों, सिमिलर टाइप के स्ट्रक्चर, सेम का सेम अरेंजमेंट रहेगा। बस क्या होंगे, एटम आपके जो यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ था तो डबल बॉन्ड वहां पहुंच गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और नेगेटिव ऑक्सीजन पे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट आरएस। और इक्विवेलेंट आरएस की एनर्जी क्या होती है, सेम एनर्जी रहती है, ए और बी। सेम एनर्जी होने की वजह से क्या होता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर रहता है। मतलब इसका अगर आप ऐसे बनाओगे, ग्राफ बनाने की बात करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ कैसा बनेगा, ये आरएस बन जाएंगे। जितना ए रहेगा उसी लेवल पे बी रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या बनाओगे आप, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3C नेगेटिव डबल बॉन्ड। दोनों की एनर्जी क्या होगी, दोनों बराबर बराबर लेवल पर रहेगी। जितना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा, लेवल नीचे आता जाएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, हम हमारे इक्विवेलेंट आरएस बन जाएंगे। चलो अब हम फिफ्थ वाले पे आ रहे हैं बच्चों। फिफ्थ वाले पे हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड दिए हुए हैं, डिफरेंट कंपाउंड दिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, चार्ज अनचार्ज। तो भाई सभी पे चार्ज बैठा हुआ है, देखो पॉजिटिव सभी के पास चार्ज। सभी के सभी क्या है बच्चों, सभी के सभी मेरे पास क्या होगा बेटा, सभी के सभी अनचार्ज आरएस हो गए। अनचार्ज आरएस है मेरे पास, सॉरी चार्ज आरएस, ये भी चार्ज ये भी चार्ज। अब हम सेकंड पे क्या कहाँ जाएंगे बेटा, सेकंड पे हम लोग जाएंगे ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये देखो ये कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लोग, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा। देखो कार्बन पे अगर कोई भी चार्ज नहीं तो आप आंख बंद करके आप ऑक्टेट कंप्लीट लगा देना, क्योंकि बाकी हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसका भी कंप्लीट रहेगा, ये CH3 है। अब ऐसा अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4 बॉन्ड, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इसका भी ऑक्टेट, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहां आ जाओ तो इस नाइट्रोजन के पास क्या रहेगा, 3 बॉन्ड बनाया और न्यूट्रल है तो एक लोन पेयर आएगा। ऐसे इसके पास भी लोन पेयर आएगा, ये लोन पेयर बना ली। देखो ये कार्बन हमारा क्या है बच्चों, ये कार्बन हमारा क्या हो गया, ये कार्बन हमारा पॉजिटिव आ गया, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव आ गया, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। भैया ए का ऑक्टेट कंप्लीट है, बी और सी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी और सी में कैसे करें, जल्दी बताओ, बी और सी में कैसे करें, सोचो जल्दी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करते हैं। यहां पर भी कार्बन पॉजिटिव कैरी कर रहा है, वहां पर भी कार्बन पॉजिटिव कैरी कर रहा है, तो फिर क्या कर पाएंगे। यहां पर भी कार्बन के पास पॉजिटिव है और वहां पर भी कार्बन के पास पॉजिटिव है, दोनों के पास कार्बन कार्बन पे पॉजिटिव है, तो क्या आप कंपेयर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब
ये जो हमारा था कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से भी कुछ नहीं आ रहा, फिर हम लोग किस पे चाहेंगे, चार्ज सेपरेशन। अब बोलोगे सर यहाँ तो सर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, चार्ज सेपरेशन हम किससे देखें, नेगेटिव तो हमें दिख ही नहीं रहा है। बेटा यहाँ देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और लोन पेयर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। लोन पेयर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। तो ये भी तो एक हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है मतलब नेगेटिव का क्लाउड है। और नेगेटिव क्लाउड क्या रहेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज जितना पास नेगेटिव क्लाउड की रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। हम बोलते हैं ना कि अनलाइक चार्ज पास होना चाहिए। तो लोन पेयर भी हमारा एक चार्ज है, लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो इसको भी हम लोग एक नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास बैठा हुआ है। अब इसमें क्या किया आपने, इस वाले पॉजिटिव को दूर कर दिया, इस वाले पॉजिटिव को दूर करिए तो क्या हो जाएगा, इनके बीच अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन कम रहेगा। और अट्रैक्शन कम होगा इन दोनों के बीच तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और इनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा। जब भी आपका कहीं लोन पेयर आता तो जब भी आप चार्ज सेपरेशन की बात करते हो तो कहीं पर भी अगर लोन पेयर आता तो लोन पेयर के इफेक्ट को भी आप कंसीडर करके रखना। हम लोग क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसको भी भूल जाते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे सर दोनों बराबर बराबर स्टेबल है, बराबर बराबर स्टेबल तो हो नहीं सकते, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट क्या इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में और यहाँ पे कोने पड़ा होता है, इक्विवेलेंट तो है ही नहीं है, इक्विवेलेंट आरएस तो है नहीं है। तो मतलब अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो कोई एक ज़्यादा स्टेबल रहेगा, एक उससे थोड़ा कम स्टेबल रहेगा, ये जरूर निकल रहा होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर कहीं हमें सेपरेशन वाला फैक्टर देखना है और कहीं पे लोन पेयर आ रहा है तो लोन पेयर को हमें नेगेटिव चार्ज की तरह कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें चार्ज सेपरेशन क्या है, कम है, मतलब ए फिर बी आ जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, सी। सिंपल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये आपको ध्यान से करने, और जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से सुनना है। और ये जो पॉइंट आप अप्लाई करोगे तो किसी भी टाइप का आपका स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे। तो बच्चों हमारे पास और एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें तो इन सब एग्जाम्पल में हमें क्या करना है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आरएस की बात करनी है। चलो देखते हैं फिर। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये क्या है बच्चों, हमारे पास अनचार्ज। बी और सी क्या दिए हैं, चार्ज दिए हुए हैं, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्या दिया हुआ है, चार्ज आ रहा है, ये भी चार्ज दिया हुआ है, और ये भी क्या दिया हुआ है, हमारे पास चार्ज दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं ये अनचार्ज, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, 3 और 1 4। ऐसे ही यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कार्बन का, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पर भी इनकम्प्लीट, यहाँ पे कार्बन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब दोनों के दोनों क्या होगा हमारे इनकम्प्लीट। ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ये भी हमारे इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब मैं अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब ये पाप वाला केस हो गया। पाप वाला केस हुआ तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा सी, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये ऑर्डर आ गया। अब अगर मैं 7th वाले की बात करूं बच्चों, 7th वाले में अगर मैं बात करूं तो 7th वाले में आप ऐसे नहीं करना कि सर ये कार्बन पॉजिटिव हो गया और आपने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर पॉजिटिव है तो पाप वाली कंडीशन हो जाएगी, क्या ये, तो आप ऐसे नहीं करना कि तुरंत आप देखोगे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, बी लेस देन ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। ये बेटा क्या ये पाप वाली कंडीशन है, क्या ये पाप वाली कंडीशन क्या थी, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या ये कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, देखो कार्बन की अगर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव मतलब बैलेंसी से एक कम मतलब 5 में से 1 2 3 मतलब एक लोन पेयर मतलब 2 4 6 8 मतलब ये ऑक्टेट बेटा कंप्लीट है, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और यहाँ कार्बन पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ये पाप वाली कंडीशन नहीं है, ये पाप नहीं हुआ है। अगर आप पाप वाली कंडीशन से लगा दोगे तो ए इज ग्रेटर देन बी आ जाएगा। ये कब लगाओगे, जब पाप वाली, लेकिन ये पाप हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। पाप कब होगा, पाप मतलब हाईली अनस्टेबल, समझ रहे हो, पाप वाला काम कब होगा, बेचारा खूंखार बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए, आपने उसे पॉजिटिव पकड़ा दिया तो आपने पाप कर दिया, तो ये पाप वाला केस नहीं है ये।
तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये कंप्लीट ऑक्टेट है बेटा, सभी के सभी ऑक्टेट कंप्लीट हैं, तो क्या हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए। ये सही आंसर है, ये गलत है, पाप वाली कंडीशन इसमें नहीं आएगी। तो पाप वाली कंडीशन के लिए ध्यान रखना कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। अगर हम 8th वाले की बात करें, 8th वाले में अगर आप देखोगे बेटा तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, इसका देखो सभी का ऑक्टेट, इसका भी, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। झट से अब मैं बार बार नहीं काउंट कराऊंगा, ये आप काउंट करना सीख गए होगे। इसका भी कार्बन, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर मैं देखूं तो दोनों 2 ऑक्सीजन नेगेटिव कैरी कर रहे हैं, एक डबल बॉन्ड, 2 नेगेटिव एक डबल बॉन्ड, 2 नेगेटिव एक डबल बॉन्ड, तो बेटा तो ये तो हमारे इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए, इक्विवेलेंट आरएस। इक्विवेलेंट आरएस है तो सभी का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन रहेगा, 33 100/3 100/3 100/3% सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सबकी एनर्जी बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट आरएस, तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा ए बी सी ऑल आर इक्वल, सबकी एनर्जी क्या होगी बराबर होगी, तीनों बराबर बराबर, उसमें तीनों का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन रहेगा, किसमें रेजोनेंस हाइब्रिड में। अब अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे 9th वाले में 3 पार्ट है। अब 9th वाले में देखो, अगर मैं 9th वाले की बात करूं बेटा, तो 9th वाले में क्या हो रहा है, सभी चार्ज है, सभी चार्ज है। देखो इसमें चार्ज कम है, इसमें एक चार्ज आ रहा है, इसमें कितने आ रहे हैं, देखो 2-2 चार्ज बन रहे हैं, इसमें भी एक चार्ज है, इसमें 2-2 चार्ज आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा कि जितना ज़्यादा, देखो इस पे भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है। अब चार्ज की अगर मैं बात करूँ, सबके पास चार्ज आ रहा है, कोई अनचार्ज नहीं है, तो अनचार्ज वाला कॉन्सेप्ट हटा दो। इसमें ऑक्टेट की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो देखो ये आर है, तो कोई एल्काइल ग्रुप रहा होगा तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट रहा होगा। अगर इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा बेटा, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एक लोन पेयर कैरी कर रहा होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये देखो इस नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके पास 3 लोन पेयर आएंगे, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट वाला केस है। ऐसे ही इसके पास जाएंगे तो इस नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, ऑक्टेट कंप्लीट। इसकी बात करें, इसने भी 1 2 3 4, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास कितने 3 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही इसकी बात करें तो इसके पास भी 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट वाला केस हो गया। अरे वाह। इसकी बात करें तो 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 1 लोन पेयर आएगा, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट। इसने 4 बॉन्ड बनाए, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास 2 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, 3 लोन पेयर, ऑक्टेट कंप्लीट, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट आ रहा है। अरे अब क्या किया जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं बात करूं बेटा, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। अब देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। और अगर मैं बात करूं कि चार्ज की बात कर लूं तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि चार्ज ज्यादा बढ़ गया। ऑक्टेट देखो इसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो मैं और ए और बी की बात करें तो ए और बी हमारे क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो ये ए और सी क्या है बेटा, ए और सी इक्विवेलेंट है। ए और सी क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट, मतलब ए और सी क्या हो जाएंगे बराबर। और बी वाला उससे कम आएगा क्योंकि इसमें चार्ज हमारे बढ़ गए। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल चार्ज होता जाएगा उतना स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। तो ए बी सी, ए और बी इक्वल और सी उससे कम। ऐसे ही अगर हम ए और बी की बात करें, ए और बी में आप ये नहीं कर देना, यहाँ पे ए और बी की अगर हम लोग बात करें कि सर ऑक्सीजन हमारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे ये क्या, ये पाप वाली कंडीशन है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया तो ये पाप है। एक बार आप ऑक्टेट जरूर काउंट कर लो। ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव मतलब बैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 में से 1 2 3 कहाँ चले गए, बॉन्डिंग में, 1 लोन पेयर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात की जाए बेटा तो नाइट्रोजन का भी क्या है बच्चों, नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन का भी क्या है, यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे, नाइट्रोजन में कितने 4 बॉन्ड बनाना, 2 इससे 2 से, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है। इस पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, एक पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। तो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। तो ये देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें पाप वाली कंडीशन नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, पाप वाली कंडीशन होती तो हम डायरेक्ट बोल देते, लेकिन यहाँ पाप की नहीं है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि
पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव नाइट्रोजन कैरी कर रहा है, इस पे पॉजिटिव ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो पॉजिटिव किस पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा रिलेटिवली, नाइट्रोजन में पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन पे, तो क्या हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए। यहाँ पे ए पाप नहीं हुआ, ए वाले में पाप नहीं हुआ है, ये नहीं करना, पाप की वजह से डाल दिया, पाप नहीं है लेकिन क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया विथ ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये आएगा। तो पाप वाली कंडीशन नहीं है। पाप वाली कंडीशन कब होती, जब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अगर हम बात करें 11th आपको होमवर्क में करना है, 11th आपको होमवर्क में करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है ए बी सी में। तो बच्चों ये हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको होमवर्क में करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आर एस, मतलब इनकी ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ आर एस की, आर एस को हम लोग कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी में हम लोग अरेंज कर रहे होंगे। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, कि रेजोनेंस तो हम लोगों ने करा ली है कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है, अगर कंजुगेशन सिस्टम मिलेगा तो रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हमारे पास एप्लीकेशन उसकी रहती है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन में। जैसे हम लोगों ने बेंजीन का, फॉर एग्जांपल आपको बेंजीन का केस बताया था, बेंजीन के केस की बात क्या की थी, जैसे आपको बताया था कि एक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, एक स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। आपको बताया था कि अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना रहता है 134, और कार्बन सिंगल कितना रहता है 154। और हम लोगों ने देखा था कि बेंजीन में जो बेंजीन में कार्बन कार्बन का ये जो बेंजीन में आ रहा था, मतलब जब ये कब आ रहा था, जब डबल बॉन्ड था, और ये कब आ रहा था सिंगल बॉन्ड में ये रहता है, तो ये कितना कर रहा था 138। मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर, मतलब बेंजीन के कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 1 था। क्यों ग्रेटर देन 1 क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है 134, सॉरी बॉन्ड लेंथ 154 से कम मिल रही है, 154 से हमारी कम मिल रही है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना हो के, सॉरी सिंगल बॉन्ड ना हो के, कुछ ना कुछ उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये डबल बॉन्ड के बराबर ही मिला, डबल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है और सिंगल से कम आ रही है, मतलब 1 और 2 के बीच है। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था, वैसे अगर देखें तो इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसके बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइम डबल मिल रहा है, एक टाइम 2 मिल रहा है, एक टाइम 1 मिल रहा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हम ऐसा हो सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है। इसलिए क्या हो रही है, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारी क्या हो रही है, डबल बॉन्ड से ज़्यादा आ रही है और सिंगल बॉन्ड से कम आ रही है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, डबल बॉन्ड से ज़्यादा आ रही है 138, और सिंगल बॉन्ड से कम आ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है बेटा, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है, ये मूव कर रहा है, और मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, प्योर डबल बॉन्ड। अगर आपसे ऐसा बोला कि क्या बेंजीन के बीच जो कार्बन कार्बन है, क्या इनके बीच प्योर डबल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। इस डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है अगर मैं इसकी बात करूं, और इसमें क्या हो रहा है, इस सिंगल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस डबल में थोड़ा बहुत सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर चला गया, क्योंकि जब ये इस फॉर्म में जाएगा तो यहाँ सिंगल आ जाएगा। मतलब ये जो कार्बन कार्बन ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, फिर सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, मतलब डबल और सिंगल दोनों अल्टरनेट चल रहे हैं। तो मतलब ऐसा हो सकते हैं कि इनके बीच इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 के बीच क्या है बच्चों, इसमें सिंगल बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक टाइम डबल बॉन्ड भी आ गया, मतलब दोनों में, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दोनों है, इसमें भी सिंगल डबल दोनों कैरेक्टर है। इसलिए क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा हमारा 2 से कम आ रहा है और 1 से ज्यादा आ रहा है, और बॉन्ड लेंथ भी हमारे पास ये मिल रही थी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे अब ध्यान देना, ये तो हमारे पास क्या थे, अब ये बताओ कि ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है या नहीं, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। देखो कार्बन कार्बन, तो ये बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे, इक्विवेलेंट आरएस रहते हैं। मतलब बेंजीन हमारे इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, बेंजीन को हम ऐसे बना के दे देते हैं, ऐसे सर्कल बना के देते हैं। दोनों के दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन के। और इस बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैकुलेस बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैकुले बेंजीन, एनसीईआरटी में दिया है, देख लें। कौन सी,
कैकुलेस बेंजीन। एक कैकुले ने क्या किया था, इस बेंजीन का नाम, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया था कि C6H6 किस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। और ये जो कैकुले का जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। अब अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि रेजोनेंस होने की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड ऑर्डर जो हम लोग सोचते हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो प्योर डबल बॉन्ड नहीं रहता, क्या होता है वो फ्लक्चुएट करता है, तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हमारा कम ज़्यादा होता रहता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड से कम हो जाएगा, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे क्या हो जाएगा रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड ऑर्डर, जहाँ पे डबल वाला मल्टीपल बॉन्ड वाला अगर रेजोनेंस, कहीं मल्टीपल बॉन्ड अगर हमारा रेजोनेंस में जा रहा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा बढ़ जाएगा। कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है बच्चों HC डबल बॉन्ड OOH, ये दिया हुआ है। एक और इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है HCO नेगेटिव डबल बॉन्ड OH, ये दिया हुआ है। एक ये दिया, ये रेजोनेंस करेगा, इसके लॉन पर तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे A और B। अब देखो इसको मैं कंपेयर करता हूँ। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको A इसको B, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ये हमारे पास। अगर आपसे ये बोला जाए कि क्या जो A है क्या वो प्योर डबल बॉन्ड है और B वाला है वो प्योर सिंगल बॉन्ड है, क्या ये बोलना स्टेटमेंट सही रहेगा? तो ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, क्योंकि जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ए वाले में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड प्योर ना होकर क्या हो रहा है, इसमें थोड़े बहुत क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये जो ए वाले में क्या हो रहा है, थोड़े सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, क्या हो रहा है, थोड़े सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे सिंगल आ रहा है। और बी वाले में क्या हो रहा है, बी वाला हमारा प्योर सिंगल ना होकर इसमें क्या होंगे, थोड़े बहुत हमारे क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। अब अगर मैं इसकी हाइब्रिड बनाऊंगा, मतलब ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, थोड़े बहुत क्या हो रहा है, सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। क्या ये ऐसा हो सकता हूं कि ये डबल बॉन्ड हमेशा के लिए डबल है और यहाँ हमेशा के लिए सिंगल, ऐसा नहीं, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो ये क्या होगा, थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड से थोड़ा बॉन्ड ऑर्डर इसका, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड से थोड़ा कम रहेगा, बी वाला थोड़ा सिंगल बॉन्ड से थोड़ा बढ़ जाएगा। अब मैं अगर इसकी हाइब्रिड बनाऊं, हाइब्रिड कैसे, कुछ ऐसी बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप ये बताओ बेटा कि इसमें कंट्रीब्यूशन, ये जो हाइब्रिड बनी है, ये जो हमारे पास RH बना है रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें कौन से स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा या फिर दोनों का बराबर रहेगा, जल्दी बताओ। इन दोनों स्ट्रक्चर में से किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा हाइब्रिड में, टूवर्ड्स दी हाइब्रिड, A या B का? चलो A B ना करके XY कर लेता हूं, X और Y, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, X का कि Y का? तो आप बोल दोगे कि A का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी की बात करें हम लोग, स्टेबिलिटी किसकी, X इज ग्रेटर देन Y, तो Y की स्टेबिलिटी, X की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक इस हाइब्रिड में ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, और इसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो ये क्या है हमारा, A है और ये क्या है, B है। तो A के पास क्या रहेगा, A के पास हम लोग बोल सकते हैं कि प्योर डबल ना बोले क्या हो सकते हैं हम लोग, क्या हो सकते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके पास ज्यादा होंगे, और B के पास क्या होंगे। अब B देखो, ये इस फॉर्म में भी, ये कंपाउंड, ये जो स्ट्रक्चर है इस फॉर्म में भी जा रहा है, लेकिन इसके इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो इस फॉर्म में हमारा ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, और जिस फॉर्म में वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे। ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा यही रहेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएंगे। मतलब A वाले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, B वाले में कैसा रहेगा, B वाला कैसे शो करेगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा रहेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड से थोड़ा बहुत ज्यादा रहेगा, और ये डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। उसमें क्या आ जाएगा,
सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें में थोड़ा डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड, लेकिन ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि ये स्टेबिलिटी कम है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है और बी के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप तुरंत बोल दोगे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्स इन टू बॉन्ड लेंथ। मतलब यहां पे बोल सकता हूं बी ग्रेटर देन ए। मतलब सिंपल क्या करना है, अगर हमारे पास डिफरेंट आरएस दिए हुए हैं, आपसे बॉन्ड ऑर्डर पे कमेंट करवाना है, तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसको आप पकड़ लो, उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर रहा होगा उसी के आसपास बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होगा सभी का। इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, इसके पास क्या रहेगा, सिंगल। अब आप बोलोगे सर नहीं यहाँ पे तो डबल आ गया, तो बेटा ये भले ही इसके पास डबल आ रहा है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम है। बाय की स्टेबिलिटी क्या है बेटा, कम है, और बाय की स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इस फॉर्म में ये कम रहेगा, इस फॉर्म में ज़्यादा रहेगा, और इस फॉर्म में ज़्यादा रहेगा तो इस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, और इस पे सिंगल बॉन्ड, बी पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, और ए के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा, और इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो जब भी हमारे पास डिफरेंट एनर्जी वाले आरएस हैं और आपको बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में कमेंट करवाना कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। बी के पास थोड़ा बहुत डबल बॉन्ड से थोड़ा कम रहेगा क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है। ए के पास क्या रहेगा, थोड़ा डबल बॉन्ड से कैरेक्टर थोड़ा कम रहेगा, और बी वाला क्या होगा, डबल बॉन्ड से थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत तो डबल आ रहा है ना उसके पास। तो मैं प्योर नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं ये बोल दूंगा कि ए से बढ़ गया होगा, 1.1, 1.2, 1.3 के आसपास पहुंच गया हो। और बी वाला क्या हुआ, सॉरी ए वाला क्या होगा, ए वाला क्या होगा, 2 से थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब 1.8, 1.9 के आसपास बॉन्ड ऑर्डर पहुंच गया होगा। और बी के पास क्या होगा, थोड़ा बढ़ गया होगा, 1 से 1.1, 1.2 के आसपास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो अगर मैं बोलूं कि क्या इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल, अगर मैं ऐसे एक तो हम लोगों ने ए और बी को कंपेयर कर दिया, और एक और अगर आपसे सिंपल ऐसा पूछा जाए, ध्यान से सुनना, ये हम लोगों ने कंपेयर कर दिया कि भाई इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। मान लो आपसे ऐसा पूछा जाता, बॉन्ड ऑर्डर सी डबल बॉन्ड ओ प्योर और COH CO, इसकी बात चल रही है। ये बॉन्ड ऑर्डर किसका, प्योर का और ए का, किसका ज्यादा रहेगा। अगर आपका प्योर होता, मान लो ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा होता, मान लो आपको सिंपल ऐसे दिया होता है, यहां पे मान लो आपको ऐसे दिया होता HC डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी H दिया होता, और एक ऐसे दिया होता HCOH, यहां पे कोई रेजोनेंस में नहीं जा रहा है ऐसा। अब आप सोचो कि मान लो इसका दे दिया उन्होंने, C दे दिया और इसका D दे दिया। अब ये प्योर डबल है और ये थोड़ा बहुत डबल से थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि रेजोनेंस में जाता है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर का क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर आपका, अगर मान लो इस डबल को और इस डबल को कंपेयर करना है तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा रहेगा, C ग्रेटर देन A, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस में जाता तो हमेशा ये डबल बॉन्ड रहेगा। और यहाँ पे भले ही ये इसके कंपेयर में अनस्टेबल, लेकिन थोड़ा बहुत तो गया होगा, थोड़ा बहुत जाएगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब इसमें थोड़े बहुत, इस डबल बॉन्ड में ए वाले में थोड़े बहुत सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आए होंगे, लेकिन वो बहुत कम आए होंगे, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड से थोड़ा कम होगा, डबल बॉन्ड से कम होगा तो हम ऐसा बोल देंगे। वैसे ही अगर हम बी और डी को कंपेयर करें, बॉन्ड ऑर्डर बी और डी का बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करें, तो ये क्या प्योर सिंगल है और ये भी सिंगल दिख रहा है, लेकिन कभी कभी इस पे डबल आ रहा है, कम टाइम के लिए डबल आ रहा है लेकिन डबल तो आ रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड से थोड़ा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकता हूं यहां पे, डी लेस देन बी, ये ध्यान रखो अगर प्योर से कंपेयर करो। और इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है तो इसमें डबल बॉन्ड ज्यादा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो हम ऐसे कंपेयर कर लेंगे। तो अगर कंपेयर करने को आया तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो आगे समझे बच्चों, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत जो मल्टीपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम हो जाता है, और जो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर रहता है उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसमें थोड़ा आया था तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल का बढ़ जाता है और मल्टीपल का थोड़ा कम हो जाता है। बस ये होती है कहानी। अब मान लो ये हो गया हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान देना, अब मेरे पास दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे H लगा हुआ है, एक H यहाँ दिया हुआ है, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं A और B।
अब मुझे यहाँ पे ए और बी कंपेयर करना है, इसको एक्स मान लो बेटा, इसको बाय स्ट्रक्चर मान लो, ये ए और बी कंपेयर करने, जल्दी सोचो क्या होगा। देखो अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे अगर मैं देखूं तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, और ये देखो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं इन दोनों में, तो सबसे पहले जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर या कंपेयर करना है, मान लो आपको बॉन्ड ऑर्डर ए और बी कंपेयर करना है एंड बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, और ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, देखो ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, ए और बी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो भी स्ट्रक्चर कंपेयर करने, सबसे पहले जब भी मुझे बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है, कौन कम है कौन ज़्यादा, सबसे पहले आप स्टेबिलिटी देख लो, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, उस जिसके कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी। अब देखो ए और बी की, एक्स और वाई की बात करूंगा स्टेबिलिटी की, दोनों देखो सिमिलर टाइप के, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तब मैं क्या करूंगा, स्टेबिलिटी चेक करने गया तो एक्स इक्वल टू वाई, मतलब ये क्या होगा बच्चों, इक्विवेलेंट आर एस, सेम एनर्जी, इक्विवेलेंट आर एस। और इक्विवेलेंट आर एस हुई मतलब क्या है कि जितने टाइम ये रहेगा उतने टाइम ये रहेगा, मतलब आधे टाइम डबल बॉन्ड रहेगा ए पे और आधे टाइम सिंगल बॉन्ड रहेगा। आया समझ में, आधे टाइम डबल बॉन्ड रहेगा आधे टाइम सिंगल। जब भी हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए वाली पोजीशन का बॉन्ड ऑर्डर, तो आप बोलोगे सर एक बार डबल बॉन्ड है और एक बार सिंगल बॉन्ड है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक बॉन्ड तो दोनों में है। देखो एक बॉन्ड तो दोनों में, ये जो बता रहा हूं, ये जो मेथड बता रहा हूं, ये सब हम कब लगा सकते हैं, जब इक्विवेलेंट हो, जब हमारे पास सबकी एनर्जी बराबर हो। तो आप ऐसे सोचो कि बॉन्ड ऑर्डर बंद हो गया सिंगल बॉन्ड का, एक सिग्मा ये सिग्मा, इनकी वजह से क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बंद हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बेटा, बंद हो गया। और मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अब ये बॉन्ड क्या होगा, एक टाइम डबल है एक टाइम सिंगल है, मतलब ऐसा बोल सकता हूं दोनों स्ट्रक्चर को मिला के आधे टाइम सिंगल है आधे टाइम डबल है, मतलब एक बॉन्ड हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड क्या होगा, दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और एक बॉन्ड देखो बराबर बराबर एनर्जी, आधे टाइम यहां डबल रहेगा आधे टाइम यहां रहेगा, मतलब यहां पे अगर ओवरऑल बात करें तो एक ए के पास कितना रहेगा, आधा रहेगा और आधा बी के पास चला जाएगा। एट ए टाइम मान लो एक चीज, एक बॉन्ड दो जगह बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और आपको कैलकुलेट करना है कि थ्योरेटिकली कि ये कितना हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बोलोगे सर बराबर बराबर जा रहा है तो क्या करो, आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो, क्या बन जाएगा 1/2, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा 1.5। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बी की बात करूं तो बी पे सिंगल है यहां डबल है, एक आधे टाइम सिंगल रहेगा आधे टाइम डबल रहेगा, कितना बन जाएगा 1.5। या फिर सिंपल तरीका ये रहता है, देखो जब भी हमारे पास, ये हम लोग किसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख रहे हैं, जब भी हमें मान लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, मान लो हमें किसके लिए, देखो एक तो हमारे पास क्या है, अगर मान लो हमारे पास एनर्जी हर एक आर एस की अलग अलग है, अलग अलग एनर्जी है हर एक आर एस की, तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट कर देंगे। मान लो हमारे पास क्या है बेटा, इक्विवेलेंट आर एस है, इक्विवेलेंट आर एस है, इक्विवेलेंट आर एस में क्या होगा कि हर एक आर एस का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन रहेगा, और बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन रहेगा तो फिर हम एक स्ट्रक्चर को बता के नहीं बोल पाएंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रहेंगे, जितने कैरेक्टरिस्टिक ये रिफ्लेक्ट करेगा उतना ये कर रहा हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये देख लेंगे कि भाई ओवरऑल कितना आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे उस केस में, हम लोग क्या करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पर देख लेंगे कि ये एक बॉन्ड कितनी जगह जा रहा है, दो जगह, एक बॉन्ड कितनी जगह जा रहा है, एक यहां पर भी जा रहा है यहां भी जा रहा है, मतलब दो जगह जा रहा है, मतलब दो जगह डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर जगह कितना हो जाएगा, हाफ हाफ पार्ट उसका आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे अगर मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करूंगा यहां पे कि इसके पास एक तो है ही 1 प्लस कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक बॉन्ड दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो कितना बन जाएगा 1/2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा 3/2, 3/2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। तो मतलब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा और कितना बोल देंगे 1.5, और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर बराबर तो बॉन्ड लेंथ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट आरएस का, मान लो हमारे पास ऐसे दिया हो तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, इसके कितने आरएस बनते हैं, 3 बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला ये हम कब लगाएंगे बेटा, जब इक्विवेलेंट आरएस होंगे, ऐसे कुछ बनेंगे 3 आरएस। मान लो आपको इनका बॉन्ड ऑर्डर बता, देखो तीनों के तीनों इक्विवेलेंट है, दो डबल, एक डबल डबल डबल, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव है बराबर। अब मुझे मान लो बॉन्ड
ऑर्डर ऑफ CO निकालना है। कैसे निकालोगे? सभी के सभी इक्विवेलेंट है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, तो हमें क्या करना है, तीनों के तीनों CO का बॉन्ड रहा। और मुझे मालूम है कि तीनों का बराबर आया, क्योंकि एक बार डबल यहाँ है, एक बार डबल यहाँ है, एक बार डबल, सबको एक एक बार डबल मिल रहा है और क्या कर रहा है, दो दो बार सिंगल मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीका है, सबके पास देखो ऐसे आप सोचो, सबके पास सिंगल सिंगल तो है ही, सबके पास सिंगल सिंगल तो है, सिंगल सिंगल है मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो बन हो गया, एक तो बन हो गया सिंगल की वजह से। और एक जो डबल बॉन्ड है वो कितनी जगह मूव कर रहा है, तीन जगह मूव करेगा, तो हर एक जगह कितना आ जाएगा, 1/3, तो 1/3 कर दो, सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, 4/3। तो ये कब लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जब इक्विवेलेंट RS हो। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इक्विवेलेंट RS। अगर इक्विवेलेंट RS नहीं है तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका डाल दो। सभी की ए बोल दो, B बोल दो, C बोल दो, तो एनर्जी क्या है, A = B = C। तो ये आप बेटा ध्यान रखना कि ये जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाला हम लोग कब डालते हैं बेटा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वाला हम लोग कब डालते हैं, जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास सभी के सभी RS की एनर्जी सेम आ रही, तो डिस्ट्रीब्यूशन डाल दो। एक आपको बुक में फॉर्मूला में ऐसा मिलता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे लिए क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड, जो हमारे रेजोनेंस में जा रहे हैं, जो रेजोनेंस वाले पार्ट के, डिवाइडेड नंबर ऑफ RS। तो हमारे पास कितना पार्ट रेजोनेंस में जा रहा है, 1 2, ये जो हमारा पार्ट रेजोनेंस में जा रहा है वो हमारे बॉन्ड काउंट कर लो। तो कौन कौन से, ये ऑक्सीजन जा रहा है, जो ऑक्सीजन जितने भी आपके जा रहे हैं, तो कितने जा रहे हैं, 1 2 3 जा रहे हैं। इसमें कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, 4। और कितने RS बने, 1 2 3, 4/3। देखो ऐसे भी निकाल लो। तो इसमें क्या होता है, जब RS बहुत सारे बनते हैं तब दिक्कत आती है। RS जब बहुत सारे बन रहे थे तो क्या होती है, आपको RS ही बनाना है, फिर आपको बॉन्ड से डिवाइड करो। सिंपल क्या है, आप ये देख लो कि जो हमारा पाई बॉन्ड है वो कितनी जगह मूव कर रहा है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये RS निकल। तो इन सब में क्या होगा, सब में बराबर बराबर रहेगा और बॉन्ड ऑर्डर कितना बन जाएगा, 4/3। अब जैसे मान लो बच्चों, एक और मैं आपको दे रहा हूँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना। ये बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट पूछ लेते हैं बेटा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया, फॉर एग्जाम्पल फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। जैसे दे दिया आपको NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव, देखो अभी रेजोनेंस हो रही, तो रेजोनेंस में क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर हमारा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है बच्चों, N एक लॉन पेयर रहता है, एक O नेगेटिव रहता है, डबल बॉन्ड O। अब इसका एक और RS कौन सा बनेगा, N, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, और ये लॉन पेयर, ऐसा ही रहेगा। अब आप बताओ बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालना है हमें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका निकालना है, NO का ही निकालना है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो रेजोनेंस में जा नहीं रहा है, मतलब इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन में सिंगल सिंगल तो रहेगा ही रहेगा। तो 1 प्लस एक बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहा है, 2 जगह, तो 1/2। तो इसका भी कितना बन जाएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। जो हमारे पास हाइब्रिड बनेगी, कुछ ऐसी बन रही होगी, नेगेटिव नेगेटिव हाफ नेगेटिव हाफ नेगेटिव। तो इस पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 3/2। इसके पास भी कितना रहेगा, 3/2। क्यों, क्योंकि सिंगल तो फिक्स है सबका, एक बॉन्ड 2 जगह मूव किया, तो 1/2। तो ये बन गया हमारा BO। चलो ये हो गया। अब मान लो पहला हो गया, दूसरा NO3 नेगेटिव। तो कैसा बनता है NO3 नेगेटिव, O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इससे पॉजिटिव रहता है, ऐसा बनता है। अभी बताओ कि ये लोन पर इसके साथ भी, अभी बताओ कि ये पूरा का पूरा कंजुगेशन में है कि नहीं, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, डबल बॉन्ड। तो और सभी के आप बनाओगे, सभी के सभी इक्विवेलेंट बनेंगे। इक्विवेलेंट कैसे बनेंगे, मान लो ये अगर आपने लोन पेयर, देखो आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंट RS बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, वो आप ऐसे चेक कर लो। जैसा आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो वैसा ही बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है तो इक्विवेलेंट टाइप के बन रहे होंगे। आपने क्या किया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का ही ब्रेक हुआ। जैसा ब्रेक किया, जैसे ही फॉर्म किया वैसे ही ब्रेक किया, मतलब सेम टाइप का ब्रेक किया, सेम टाइप का फॉर्म हो गया, या फिर सेम टाइप का फॉर्म कराया, सेम टाइप का ब्रेक हो गया, मतलब सेम चीज ही आपने की। मतलब इससे क्या होगा, हमारा इक्विवेलेंट ही बनेगा। देखो N
डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव रहेगा। आया समझ में? अब क्या करोगे, अब इसको यहाँ ले जाओगे, इसको यहाँ ले जाओगे तो फिर ये यहाँ चला जाएगा। देखो आया समझ में? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। देखो देखो सभी इक्विवेलेंट आ रहे हैं, 1 2 3 RS बन रही है इसकी। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बेटा, सबके पास सिंगल 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 तो है एक, और एक बॉन्ड कितनी जगह फ्लक्चुएट कर रहा है, 1 2 3, तो हर जगह कितना बन जाएगा 1/3, मतलब 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। देखो तो ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। आप ये फील कर लो कि इक्विवेलेंट है और ये देख लो कि ये कितनी, देखो ये नहीं बनाते फिर भी काम चल जाता है। आप देखो कि जब ये रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, जब ये डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा। मतलब एक बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहा है, सब पे सिंगल सिंगल तो है, एक बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहा है, एक बॉन्ड 3 जगह, मतलब हर जगह कितना हो जाएगा 1/3 मूव करता रहेगा। थर्ड SO3 डाई नेगेटिव। SO3 डाई नेगेटिव में कैसा होगा बच्चों, एक लॉन पेयर रहता है इसके पास, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, सिमिलर सेम टाइप का है। यहाँ पे क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ फॉर्म करेगा, ये यहाँ ब्रेक करेगा, तो ऐसे ही यहाँ होगा। तो एक बॉन्ड कितनी जगह मूव करेगा, एक जो बॉन्ड है, एक सबके पास सिंगल सिंगल तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो एक बॉन्ड है कितनी जगह, 1 2 3 जगह, तो 1/3। इसमें भी कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 4/3। चलो एक और बता दो, फोर्थ में दिया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर SO4 डाई नेगेटिव। कैसा रहता है इसका स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड O नेगेटिव ऐसा रहता है। अब इसमें मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताना है। देखो एट ए टाइम एक इन्वॉल्व होगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो जैसे ही आप फॉर्म करा रहे हो वैसे ही ब्रेक हो रहा है, मतलब ऐसे ही यहाँ पे अगर ये इन्वॉल्व होगा तो जैसा आप फॉर्म कराओगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ऑक्सीजन और सल्फर का डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ऑक्सीजन सल्फर का ब्रेक होगा, मतलब सिमिलर टाइप, मतलब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट होने वाले, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जनरेट होंगे। देखो ये इसको अगर मैं बना रहा हूँ तो कैसा बनेगा, फील लेना, O नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा कुछ बन गया। देखो 2 डबल 2 सिंगल, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ सबके पास सिंगल सिंगल तो है ही ना, सबके पास एक सिंगल सिंगल तो है बन, और ये 2 बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड यहाँ थे, अब 2 बॉन्ड यहाँ आ गए, मतलब 2 बॉन्ड कितनी जगह मूव करेंगे, 4 जगह मूव करेंगे, तो क्या बन जाएगा 2/4। 2 बॉन्ड कितने ही बना लो, हमेशा एट ए टाइम 2 बॉन्ड आ रहे हैं। यहाँ पे एट ए टाइम कितना बॉन्ड आ रहा था, एक आ रहा था, एक बॉन्ड को हमने कितनी जगह मूव करा है, 3 जगह। और यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप RS बनाने जाओगे तो कितने 3 2 बॉन्ड जो रहेंगे हमारे कितनी जगह मूव कर रहे हैं, 2 बॉन्ड हमारे 4 जगह मूव कर रहे हैं, 2/4। तो कितना बन जाएगा ये बच्चों, जल्दी बताओ, ये बन जाएगा हमारा 1 + 1/2 बॉन्ड ऑर्डर। फिफ्थ ClO4 नेगेटिव कैसा रहता है, Cl डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जल्दी इसका बता दो जादू से कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। देखो बेटा, ये आप बॉन्ड फॉर्म कराओगे तो एक ब्रेक होगा, एट अ टाइम मॉलिक्यूल पे कितने रहेंगे, 3 बॉन्ड आ रहे होंगे, मतलब एक सिंगल तो सबके पास है, और जो 3 बॉन्ड है वो कितनी जगह मूव करेंगे, 4 जगह, मतलब 3/4 ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो फिर एक हम क्वेश्चन करते हैं होमवर्क वाला। तो ये सब हम किस में लगा सकते हैं, सिर्फ इक्विवेलेंट वाले हैं बेटा, ये ध्यान रखना। फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर PO4 -3 ClO3 नेगेटिव ClO2 नेगेटिव ClO नेगेटिव O3। ओजोन में भी रेजोनेंस होगी बेटा। ओजोन कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, इसको आप हटाओगे तो डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा ही पॉइंट है। तो ये यहाँ जाएगा, ये रेजोनेंस होगी। तो O3 में भी आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है। O3 हो गया, और कौन कौन रह गए, ये ले लो, तो इनमें आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है।
और एक बेंजीन ले लो। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा होमवर्क हो जाएगा। तो ये जो है ना बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहे हैं, जितने बॉन्ड है जितनी जगह मूव कर रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड सब में, और जो पाई बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड कितनी जगह मूव कर रहे हैं, जितने पाई बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड का सिंगल लिख देना 1, पाई बॉन्ड जितने नंबर ऑफ, क्या है फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर में ऐसे पाई बॉन्ड जो हमारे क्या करना है, जो रेजोनेंस में जा रहा है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोजीशन, जिस पोजीशन पे जा रहा है। जैसे इसकी बात की थी ना हम लोगों ने SO4 वाले में, ऐसा था ना, कितने पाई बॉन्ड थे, 2 पाई बॉन्ड थे, तो कितनी जगह मूव करेंगे, 1 2 3 4, तो क्या कर रही था 1 प्लस कितने पाई बॉन्ड है 2, कितनी जगह मूव करेंगे 1 2 3 4, 2/4 ऐसे कर दिया था। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया था जो हमारे रेजोनेंस में जा रहे हैं। ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ पोजीशन, कितनी पोजीशन है 1 2 3 4 जगह मूव करेगा, नंबर ऑफ पोजीशन जहाँ पे वो पॉसिबली हमारे जा सकते हैं। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का आएगा, जब भी हमारे पास इक्विवेलेंट रहेंगे, तो पाई बॉन्ड जितनी जगह मूव करेंगे, जितने पाई बॉन्ड है वो ले लो जो रेजोनेंस में है, और कितनी जगह मूव कर रहे हैं उनसे डिवाइड कर दो +1। +1 क्यों लेते हैं, क्योंकि सब पे सिंगल तो रहेगा ही, इसलिए हम लोगों ने +1 कर दिया। और ये जो है ये किसका है, ये पाई बॉन्ड का है। कभी पाई बॉन्ड यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ मिलेगा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उससे हम लोगों ने कितनी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन दिए हमें क्या करना है, कंपेयर दी बॉन्ड लेंथ। इसमें ऑक्सीजन की करनी है, इसमें ऑक्सीजन सल्फर की करनी है, इसमें मुझे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की करनी है, इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन की करनी है, इसमें कार्बन और, इसमें लास्ट वाले में कार्बन और ऑक्सीजन की करनी है। तो एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना है, सोचना अच्छे से, बाकी होमवर्क में करना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले O2 डबल बॉन्ड रहता है, कोई रेजोनेंस नहीं होती, डबल बॉन्ड रहता है। O3 की बात करूँ तो O3 में क्या होता है बच्चों, ऐसा कुछ रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बार रेजोनेंस में ये लॉन पे रेजोनेंस में जाएगा इसका, तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। अगर इसकी मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसमें 2 है, इसमें अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, एक सिंगल हो गया, और एक जो पाई बॉन्ड 2 जगह मूव कर रहा है 1/2, मतलब 1.5 आ जाएगा, आ गया। अब अगर मैं O2F2 की बात करूँ, O2F2 कैसा रहता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ O, यहाँ पे F ले लो, यहाँ पे H ले लो, ये कौन सा हो गया, O2F2, ये क्या बन गया हमारा H2O2, HO2F, और एक और ले लिया हम लोगों ने ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर, अगर हम O2 की बात करें तो O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, इसमें 1.5 आ रहा है, इसमें देखेंगे इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, सब में 1 है। देखो बॉन्ड ऑर्डर कोई रेजोनेंस नहीं होगी, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1 है। तो सबसे जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही कम उसकी बॉन्ड लेंथ। ये तो हमें दिख गया कि सबसे छोटा कौन सा रहेगा, O2 रहेगा, और उससे कम O3, O2 और उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी, हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी हमारी O3 की। अब इन तीनों कैसे करें, ये भी 1 ये भी 1, ये आपको कराया था परसेंटेज एस कैरेक्टर, याद है ना, बेंड सूल के टाइम बताया था परसेंटेज एस। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे भी एस कम होगा, तो इस ऑर्बिटल में एस कम होगा, थोड़ा बहुत एस इसमें बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी एस कम होगा तो इसमें एस बढ़ जाएगा, मतलब एस में ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये परसेंटेज एस से ज़्यादा वाला फॉर्म हुआ है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों, एक जगह से ही हमारा एस कम हो रहा है, तो एक जगह से ही एस बढ़ रहा हो, और उल्टा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस और कम हो जाएगा, 2 जगह से एस कम हो गया। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमारे पास 2 जगह से सबसे ज़्यादा हमारे पास किस में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर हमारा O2F2 में बढ़ रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा हमारा O2F2 आएगा, उसके बाद हमारा
सॉरी HO2F आएगा और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी हो जाएगी, H2O2 की हो जाएगी। ये ऑर्डर आ जाएगा। बाकी के ये आप स्ट्रक्चर बना के रेजोनेंस जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसके थ्रू आप लोग ये ड्रॉ करने की कोशिश करना और ये बताना किसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है। एक और हम लोग अगर बात करें, ये होमवर्क में हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और अगर मैं बात करूं कि एक तो हम लोगों ने क्या देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर की हम लोगों ने बात कर ली, बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ की हम लोगों ने बात कर ली। और अगर हम लोग बात करें बच्चों, जैसे कहीं कहीं बॉन्ड एंगल की भी बात करने लगते हैं, जैसे बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, जैसे बॉन्ड एंगल जैसे आपको दिया ना सल्फेट आयन SO4 डाई नेगेटिव, तो हम लोग क्या बोलते हैं S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। तो हम लोग ये बोलते हैं कि डबल बॉन्ड का रिपल्सन ज़्यादा रहता है, ये θ1 बोल दो, ये θ2 बोल दो, इसको θ3 बोल दो। तो देखने में ऐसा लगता है कि θ1 सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि θ1 क्या है, डबल बॉन्ड, और θ2 डबल बॉन्ड, θ2 क्या है हमारा, θ1 ये हो गया, θ2 की बात करें तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, और θ3 क्या है बच्चों, θ3 हमें दिखता है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का। लेकिन ये ऐसा हमें लगता है, ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें क्या मालूम है बेटा कि ये ऐसा कुछ रहता है नहीं। ये क्या होता है, ये जो है पूरा का पूरा इक्विवेलेंट RS बनाता है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, SO सब पे क्या होता है बेटा, सब पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। ये भी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ये बॉन्ड ऑर्डर हम लोग क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर, ये देखने में ये 2 लग रहा है, ये 2 लग रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका 1 लग रहा है, इसका 1 लग रहा है, ऐसा लगता है ना हमें, सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 लग रहा है, इसका 2 लग रहा है, तो इनमें रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो इनमें रिपल्सन थोड़ा कम रहेगा। इनका ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो रिपल्सन और कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा ये आना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मालूम है कि ये रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, और पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलता है, 1 + 2/4, मतलब 1.5। ये भी बॉन्ड ऑर्डर कितना कैरी कर रहा है बच्चों, ये बॉन्ड ऑर्डर हमारा 1.5 कैरी कर रहा है, ये भी हमारा 1.5 कैरी कर रहा है, ये भी हमारा 1.5, ये भी 1.5, तो सब में रिपल्सन सेम रहेगा। तो ये ना होके बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा, θ1 = θ2 = θ3, और ये कितना निकलता है, 109 डिग्री 21.5, देखो 28 या 0.5 ये निकलता है। आया समझ में, तो ये आप ध्यान रखना है ऐसा। ये बॉन्ड एंगल में अगर इक्विवेलेंट RS बनती है तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, आपको ये बताना है θ1 और θ2। पहला ये θ1 > θ2, पहला ऑप्शन करेक्ट बताना है। सेकंड θ2 > θ1, थर्ड ऑप्शन θ1 = θ2 = 120, और फोर्थ नन ऑफ दिस। ये होमवर्क में लिख लो। तो ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली बच्चों, ये बात हो गई हमारी बॉन्ड ऑर्डर, अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो ये बॉन्ड एंगल में हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं, एक और छोटा सा चीज़ है स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन की बात करना, स्टेबिलिटी। देखो रेजोनेंस जितनी स्टेबिलिटी, जैसे मान लो ए हमारे पास दिया स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, ये हम क्या ऑर्डर थे, एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। जैसे मान लो एक कार्बन CH3 नेगेटिव दिया हुआ है, एक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, A B और एक C दिया हुआ है, बेंजीन से लगा हुआ है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। देखो अगर हम इसकी बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें ABC, तो आपको बताया था जूम क्लास में, आपको बताया था कि जितना ज़्यादा वो डीलोकलाइज होगा, बताया ना वो एग्जांपल दिया था मार खाने वाली, कि अगर एक जगह लोकलाइज रहोगे तो आपका जो दुश्मन है वो तुरंत मार के चला जाएगा, लेकिन अगर आप
यहाँ वहाँ, यहाँ से घर, घर से बाड़े, यहाँ वहाँ मूव कर रहे हो तो क्या होगा, मार खाने के चांस कम रहेंगे। आपको एग्जांपल दिया था, वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर ये चार्ज अगर एक जगह लोकलाइज है, हमेशा याद रखना कि लोकलाइज चार्ज और डीलोकलाइज चार्ज में हमेशा डीलोकलाइज चार्ज हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू लोकलाइज, क्योंकि डीलोकलाइज क्या होता है, पूरे मूव करता रहता है, मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये लोकलाइज हो गया, इसमें डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन कहाँ तक हो रहा है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड तक, यहाँ तक ही जा रहा है, और यहाँ पे डीलोकलाइज होकर कहाँ पूरे में मूव कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी ज़्यादा उस चार्ज की स्टेबिलिटी, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे फ्री रेडिकल कुछ भी हो, जितना ज़्यादा वो डीलोकलाइजेशन रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा आ जाएगा, सी, फिर बी, उसके बाद ए। ये होमवर्क में ले लो। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ए, ये सोचना आप, बी, सी, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इसमें। तो बच्चों ये जो आपको एप्लीकेशन बताई हैं, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया है कि कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालेंगे, कैसे लगाएंगे, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो पॉइंट बताएं वो ध्यान रखना है। जो भी आपको एप्लीकेशन बताई इक्विवेलेंट आरएस वाली, जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाला जो बताया, जो बॉन्ड एंगल वाला बताया, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और बाकी जो भी डाउट होंगे वो हम लोग जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।